आज हम टॉप बॉलीवुड न्यूज में गार्जियन फिल्म की अदाकारा दिव्या द्विवेदी से आपकी भेंट कराते हैं। टॉप बॉलीवुड न्यूज में आपका स्वागत है। जी थैंक यू, आपका भी और दर्शकों का भी। दिव्या जी, ये बताइए कि आपकी जो फिल्म रिलीज हुई है गार्जियन, इसको लेके आप कितनी खुश हैं? फिल्म रिलीज हुई इसको लेके बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप देखते होंगे कि 100% में से 80% फिल्म जो है वो बनती है और डब्बे में ही दम तोड़ देती है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं उस 20% में से हूँ कि मेरी फिल्म रिलीज हुई है। अच्छा, इस फिल्म के बारे में जो आपकी मतलब आपने जो रोल अदा किया है इसमें, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे। दरअसल ये जो फिल्म है ये सामाजिक मुद्दों पे आधारित है। जो हमारे समाज में, सोसाइटी में जो क्राइम्स हो रहे हैं या फिर ऑनर किलिंग के नाम पे लोग दो प्यार करने वाले को मार देते हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड है ये फिल्म। और इस फिल्म में मैं शादीशुदा हूँ और मेरे जो पति हैं इस फिल्म में वो इसका विरोध करते हैं। समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लड़ते हैं। तो मैं उनकी पत्नी हूँ, चूंकि मैं उनका साथ देती हूँ और मैं भी उनके साथ फाइट करती हूँ। ये मेरा रोल। गार्जियन को तो दर्शक हमारे पसंद कर रहे हैं, ये जानकर आपको मतलब कैसा फील होता है, क्या महसूस करती है? यदि ऐसी बात है तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये एक साफ सुथरी फिल्म है। इनफैक्ट हमारी इस फिल्म में एक रेप सीन भी है, जो दिल्ली में जो बहुत बड़ा कांड हुआ था, हादसा हुआ था चलती बस में। तो वैसा हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। रेप नहीं, उसके पीछे का दर्द, रेप के पीछे का दर्द, लेकिन एक्सपोज जरा भी नहीं है इस फिल्म में। बिना एक्सपोज के भी हम अपनी बात जो है अपने दर्शकों को कह सकते हैं, ताकि उन्हें मजा ना आए वो सीन देख के, बल्कि उन्हें वो दर्द, वो तकलीफ महसूस हो। तो ये हम लोगों ने कोशिश की है इस फिल्म के जरिए। दिव्या जी, आपने अभी रेप का जिक्र किया, तो हम थोड़े फिल्म के हट के सवाल करते हैं। आज हिंदुस्तान में जो माहौल बना हुआ है, और आप सुन रही होंगी कि मतलब सब जगह जो है इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, औरतों के साथ न्याय हो रहे हैं, औरतों की इज्जतें लुटी जा रही है। तो एक औरत होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में, और जिम्मेदार कौन है? ये जो घटनाएं हो रही, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानती हैं आप? एक्चुअली जब भी मैं न्यूज में सुनती हूँ इस तरह की घटनाएं, स्पेशली जो छोटी छोटी बच्चियों, 5 साल 3 साल 6 महीने की बच्चियों के साथ ऐसा करते हैं और वो मर जाती हैं, तो मैं सच कहती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं उस दिन खाना भी नहीं खाती हूँ और बैठ के मतलब जो तकलीफ होती है, बैठ के शोक मनाती हूँ। न्यूज चैनल तक नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है और हर आए दूसरे दिन ऐसे न्यूज सुनने को मिलते हैं। अब रही बात इसमें जिम्मेदार किसको माना जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि फिल्मों में दिखाते हैं अश्लील हरकतें, इसकी वजह से जो है इस तरह की वारदातें होती हैं। बट मुझे नहीं लगता कि फिल्म में दिखाते हैं उसकी वजह से इस तरह की वारदातें होती हैं, क्योंकि जो इस तरह के घटिया काम करने वाले लोग होते हैं, आप उनका मोबाइल चेक करिए तो इनफैक्ट वो मोबाइल पे ब्लू फिल्में, तरह तरह की चीजें रहते हैं, वो देखते रहते हैं। बट मैं दोष ना बॉलीवुड को देती हूँ, ना हॉलीवुड को, ना किसी भी वुड को। मुझे जहां तक लगता है हमारे देश में लोगों की मानसिकता उतनी डेवलप नहीं है, कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, जिसकी वजह से इंसान शिक्षित नहीं है और गरीबी में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है। उसे कोई अच्छा काम नहीं मिलता, उसे अच्छी लड़की नहीं मिलती, तो वो सोचता है इंसान कि अरे मुझे तो अच्छी लड़की मिलने वाली नहीं है, उसकी मानसिकता विकृत हो जाती है और वो फिर इस तरह की वारदातें करता है। किसी को पकड़ लिया, गैंग रेप कर दिया, ये कर दिया। तो मुझे जहां तक लगता है कि घर घर में हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर इंसान शिक्षित हो और अपनी शिक्षा के हिसाब से काम करे, पॉपुलेशन कम हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। हम लोग जो है वो ढकेलते रहते हैं कि मतलब ये जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार है, तो वो कहते हैं वो जिम्मेदार है। बट जिम्मेदार कौन है, ये सवाल हम सबको अपने आप से करना होगा और इस पे काम करना होगा। और आई थिंक इसमें एक बंदा इस चीज को चेंज नहीं कर सकता, तो बस शुरुआत तो की जा सकती है। जी दिव्या जी, हम दोबारा फिल्मों की तरफ लौटते हैं। गार्जियन के बाद आपकी आने वाली फिल्में कौन सी हैं? मेरे पास बहुत लिमिटेड फिल्में हैं, मैं बहुत लिमिटेड फिल्में कर रही हूँ इस वक्त। बट एक फिल्म है अभी, कैलेंडर द मून, जिसके लिए हम लोग मैक्सिको शूट करने जाने वाले हैं। और बाकी अभी सिर्फ बातें चल रही है, लेट्स सी क्या फिल्में मिलती हैं, बिकॉज वेरी टफ कंपटीशन। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लगता है कि अभी भी मुझे बहुत फाइट करना बाकी है
और जिस तरह के रोल्स मैं चाहती हूँ, जिस तरह के काम मैं चाहती हूँ, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो नहीं मिलता है। तो स्टिल आई एम फाइटिंग। लेट्स सी कि आगे मैं इधर टीवी ज्वाइन करती हूँ या कुछ अच्छी फिल्मों में अभिनय कर पाती हूँ, ये वक्त बताएगा। इस फिल्म में जो आपका रोल है, क्या उसके बारे में आप कुछ बताना पसंद करेंगी? हाँ, रोल मेरा जो है बहुत ही एक शादीशुदा वाइफ होती है, कैसी जो साड़ी पहनती है हमेशा, जो अपने हिंदुस्तान में 70-80% जो है फीमेल्स वैसे ही रहती हैं, तो उस तरह का रोल है। और मेरे फादर जो है फिल्म में काफी मतलब जमींदार लोग हैं, हमारे पास जमीन है, तो मेरे फादर मेरी शादी करते हैं, लेकिन जिस लड़के से मेरी शादी तय होती है वो लड़का शादी से ऐन मौके पे इनकार कर देता है, क्योंकि कहता है मैं इकलौती संतान हूँ अपने पिताजी की इस फिल्म में, तो वो कहता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मरने के बाद तो हमारा ही होगा, तो आप अभी हमारे नाम पे कर दीजिए। इस बात से मेरे पिता इनकार करते हैं, तो वो फिर शादी ठुकरा देते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन वो बारातियों में ही आए हुए कोई एक ऐसा समाज का एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति उठ के खड़ा होता है कि यदि आप बुरा ना माने तो आपकी जो ये इज्जत है, मैं अब शादी करने के लिए तैयार हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसी समाज में एक बुरा व्यक्ति भी है, एक अच्छा व्यक्ति भी है, एक इनकार करता है, एक उठ के खड़ा होता है हाथ थामने के लिए। तो हमारे इस तरह से शादी हो जाती है। इसीलिए हमारे एज ग्रुप में भी फिल्म में जो कि क्रिटिक्स ने लिखा है, मैंने देखे हैं, पढ़े हैं कि जो उस रोल के लिए बहुत ही बूढ़े हैं जो जिन्होंने वो रोल किया है मेरे हस्बैंड का। बस सिचुएशन ऐसी थी कि कोई जवान व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वही आएगा और उठ के हाथ मेरा थामेगा, क्योंकि वहाँ मेरे पिता की इज्जत वहाँ पे जमीन पे पड़ी हुई है, इस तरह की मतलब वारदातें हुई। तो एक व्यक्ति उठ के खड़ा होता है और कहता है बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ कि यदि आप बुरा न माने तो मैं जो है आपकी बेटी से शादी करूंगा। और इस तरीके से मेरी शादी हो जाती है एक बहुत बड़े उम्र के व्यक्ति से। और फिर वो, जैसा कि मैंने बताया कि समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लड़ते हैं। तो चूंकि मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ और मैं उनका साथ देती हूँ। और मैं गाँव से हूँ, लेकिन जब पति से शादी हो जाती है तो काफी अमीर है, काफी अमीर इन द सेंस कि बहुत सारी जमीनें हैं उनकी, जो कि वो गवर्नमेंट ने मतलब ले लिया, बेच दिया है उन्होंने, और बेच के बहुत पैसे आए तो अमीर हो गए और बंगलो वगैरह बना लिया है। तो इस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है। बट चूंकि अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते मैं उस अन्याय का शिकार बन जाती हूँ और मेरे साथ ऐसी घटना घटती है और मैं इस फिल्म में मर जाती हूँ। और उसके बाद किस तरह से जो है मेरे पति बदला लेते हैं और वो भी मर जाते हैं, उन्हें भी मार दिया जाता है। प्लस एक पेयर और है इस फिल्म में जो कि आपस में प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, बट कहते हैं कि सेम गोत्र में तुम प्यार नहीं कर सकते। अगर सेम गोत्र में प्यार करोगे तो बहन किसको कहोगे, ये भी एक मुद्दा है। और दो प्यार करने वाले को मतलब मार दिया जाता है। तो इस चीज को भी हमने उठाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों से आगे निकलिए और सोच बदलिए बस। देवेश जी, आपकी जो फिल्म गार्जियन है और अभी आपने जो जिक्र किया कैलेंडर द मून का, तो ये इन दोनों फिल्मों में जो है आपका रोल जो है और फिल्म का सब्जेक्ट भी जो है वो मैसेज वाला है। अच्छा, बॉलीवुड में आमतौर पे जो नई एक्ट्रेस आती हैं वो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो बड़े स्टार के साथ काम करें या फिर उनके रोल ऐसा हो कि मतलब भरपूर ग्लैमर जिसमें हो। आप डिफरेंट कलर का रोल कर रही हैं आप, तो इसके पीछे क्या वजह है? आपको ग्लैमर के रोल ऑफर नहीं हो रहे हैं या आप एक इस तरह का मतलब रोल करना चाह रही हैं? नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं, आप अगर मुझे गूगल करेंगे दिव्या द्विवेदी तो आपके बहुत सारे ग्लैमरस सीन्स ही नजर आएंगे, क्योंकि इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं और बनती हैं तो बहुत ज्यादा अपलोड नहीं होती हैं, लोग देखना नहीं चाहते। तो अब तक ऐसी बात नहीं है, मैंने स्टार्स के साथ भी काम किए हैं। मैंने गोविंदा जी के साथ किया है, तुषार कपूर के साथ किया है, अरबाज खान के साथ किया है और भी हैं कई स्टार्स, अमीषा पटेल, आफ्ताब शिवदसानी, तब्बू, सुनील शेट्टी, इन लोगों के साथ भी काम किया है। मेरी फिल्में आई हैं, रिलीज हुई हैं ये फिल्में। लेकिन इस तरह का रोल मुझे आज तक जीवन में 4 ही प्रोजेक्ट्स ऐसे मिले हैं। 2 DD1 का टीवी शो जो दर्शकों ने बहुत पसंद किया और जिसके निर्देशक थे लेक टंडन जी, श्री लेक टंडन जी। उन्होंने काफी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, जैसे आम्रपाली, झुक गया आसमान, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, बहुत सारी फिल्में, हिट फिल्में बनाई हैं। तो उनके निर्देशन में मुझे काम करने का मौका मिला 2 मेगा सीरियल फॉर दिल्ली दूरदर्शन। एक तो एक आंगन के हो गए 2 और बिखरी आस निखरी प्रीत। बहुत बढ़िया कहानी थी और इस तरह का ही किरदार था, तो बड़ा मजा आया। प्लस 2 फिल्में मिली मुझे
जिसमें इस तरह के रोल थे। एक चितकबरे द शेड्स ऑफ ग्रे, जिसमें मेरे ऊपर एक प्रेयर सॉन्ग भी है बहुत प्यारा सा कि करो प्रार्थना मांगो मन्नत यही अरज स्वीकार करो, भक्ति पुंज सा दिल में जलकर मन में तुम विश्वास भरो, इस तरह का गाना है। तो इस तरह के किरदार बहुत कम मिलते हैं। फिर उसके बाद थोड़े गैप के बाद फिर मुझे ये फिल्म मिली डॉक्टर साहब की, तो गार्जियंस। तो ऐसी फिल्में अब तक के मेरे कोरियोग्राफ में बस ये 2 ही फिल्में मिली है, बाकी सब ग्लैमरस फिल्में ही हैं, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट बहुत कम आते हैं। तो मेरे अंदर एक भूख थी कि मैं कुछ करूं। लोग कहते हैं कि अरे दिव्या द्विवेदी नाम लो तो सिर्फ ग्लैमर, और मैं ये चाहती थी कि लोग जाने कि नहीं, सिर्फ ग्लैमर नहीं, इसके आगे भी कुछ आता है मुझे। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया आपने गोविंदा जी के साथ में काम किया है, सुनील शेट्टी के साथ में काम किया है, तो इन तमाम लोगों के साथ में जो आपने काम किया, तो इनसे आपको क्या सीखने का महसूस किया, मतलब क्या सीखा आपने इन लोगों से? मैं गोविंदा जी के बारे में बात करना चाहूंगी। गोविंदा जी के साथ जब मैं फिल्म की और मैं गई थी, मेरा लुक टेस्ट के लिए मुझे बुलाया गया था। कौन सी फिल्म थी? ये जहां जाइएगा हमें पाइएगा, जिसके प्रोड्यूसर शत्रुघ्न सिन्हा जी के बड़े भाई साहब लखन सिन्हा जी थे। तो जब मैं लुक टेस्ट के लिए गई तो गोविंदा जी खुद आए और बोले कि अरे मैं दिव्या के साथ खड़ा होकर देख लेता हूँ कैसा है, फिट है कि नहीं लुक टेस्ट में। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मतलब इतना हम्बल इंसान, प्लस उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई मुझे अपने स्ट्रगल टाइम के बारे में। तो मैंने उनसे सीखा कि एक इतना बड़ा स्टार इतना बड़ा बन गया, इतनी सारी फिल्में की हैं और करने के बावजूद भी अगर उन पलों को याद करके रखा है, नहीं भूला है, तो हमें ये उनसे मतलब सीख मिली कि मुझे भी जो मेरा ओरिजिन है, जो मेरा केंद्र बिंदु है, उसे मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, गोविंदा जी के बारे में आमतौर पर एक बात ये भी मशहूर है कि वो जब सेट पे होते हैं तो अपने साथी कलाकारों को बोर होने नहीं देते हैं। बिल्कुल नहीं। तो क्या आपने ऐसा कोई वाकया पाया, कोई ऐसा जोक्स हुआ आप लोगों के दरमियान? जोक्स भी हुए, प्लस मेरा जो रोल था इसमें, मैं कराटे क्लास चलाती थी, ब्लैक बेल्ट फाइटर। तो उसमें मैंने बड़ी प्रैक्टिस वगैरह की, और जब मैं गोविंदा के साथ गोविंदा की फिल्म कर रही हूँ तो थोड़ा ज्यादा ही जोश था, एक अलग स्टार के साथ काम करने का एक अलग ही आनंद होता है, जोश था। तो मैं फुल पावर के साथ शूट कर रही थी, तो गोविंदा जी बोलने से चुकते नहीं है, तो बोले हाँ दिव्या तुम बहुत जोश में लग रही हो। तो मैंने बोला हाँ सर, तो आपके साथ काम जो कर रही हूँ। तो बड़े चटपटे किस्म के इंसान हैं और अच्छी बातें करते हैं, अच्छे इंसान। अच्छा, ये फिल्मों के अलावा फिल्में बनने से पहले क्या नाटक से भी आपका टच रहा है? ड्रामे किए हैं आपने? हाँ, मैंने कुछ थिएटर स्टेज प्लेस किए हैं, जैसे कि आषाढ़ का एक दिन, पंछी ऐसे आते हैं, रजनीगंधा, शो मस्ट गो ऑन, अंडर सेक्रेटरी, मांस का रुदन, द ग्रीविंग सोल, ये सब शोज मैंने किए हैं। क्योंकि मैंने कोई कभी एक्टिंग क्लास नहीं किया। अब कहते हैं ना इन बिल्ट एक चीज होना, तो ये शायद उस परमात्मा के यहीं से ये चीज मेरे अंदर थी जिसका मुझे ज्ञान नहीं था, वो चीज थी मालूम नहीं था। तो ये थिएटर करके मुझे पता चला कि आई कैन मेक माई करियर इन दिस फील्ड, क्योंकि मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना था, किसी भी तरह का बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज नहीं करनी थी कि जिसके अभाव में मैं काम न कर सकूं। तो मुझे ये इजी लगा, और वन फाइन डे आई रियलाइज कि नहीं, आई कैन मेक माई करियर, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, मैं इसी के लिए बनी हूँ। और फिर बस वहां से गाड़ी चल। क्या आपने मतलब अपने कम उम्र से आपने सोच रखा था कि आप बड़े होके हीरोइन बनेगी, या अचानक हो गया? नहीं, फिल्मों में किस तरह आना हुआ? जब मैं छोटी थी, पढ़ती थी, जब मैं 8th 9th में थी, तो 9th 10th ये 2 साल जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और 10वीं क्लास करने के बाद आपको चूज करना होता है कि इधर यू वांट टू गो टुवर्ड्स आर्ट्स और साइंस। तो मैंने साइंस चुना, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि छोटी उम्र में कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ, एक गांव में पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, जन्म लिया है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं होता, और बड़ा ही चरवाहा टाइप विद्यालय था जहाँ से मैं निकली हूँ पढ़ के, उस माहौल से। कहाँ से बिलोंग रखती हैं? मैं वैशाली जिला, बिहार। अच्छा। तो वहां से मेरी पढ़ाई हुई है। तो वहां पे जो मानसिकता होती है लोगों की, इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी, कि बेटी बड़ी हुई 10वीं पढ़ाएंगे, उसके बाद 16-17 साल की हो जाती है, शादी कर देंगे। तो मेरे घर में भी यही सिस्टम था। मैं बच्ची थी, मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, लेकिन जो इन बिल्ट वाली बात मैंने कही कि मेरे अंदर 2 चीजें थी। एक तो कि
एक्टिंग थी जो बाद में पता चला मुझे, और उससे भी पहले एक चीज थी कि मुझे जीवन में कुछ करना है, क्योंकि मैंने कहीं एक बुक में पढ़ा था कि छोटी थी बचपन में 8वीं 7वीं में पढ़ा था कहीं भी कि वास्तव में जीवन अमर उसी का होता है जो मरकर भी अपना नाम छोड़ जाता है। तो पता नहीं वो बात किस तरीके से मेरे दिलो दिमाग में लग गई कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, बट क्या करना है क्लियर नहीं था। मेरे पापा आर्मी में थे तो मैं सोचती थी मैं आर्मी ज्वाइन कर लूंगी, बट उस वक्त भी आर्मी का ऐसा कुछ नहीं था, फीमेल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं था उसमें, तो मैं वो भी नहीं ज्वाइन कर सकती थी। फिर सोचती थी पुलिस में चली जाऊंगी, वो भी नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से दिमाग भटकता रहता था, और फाइनली मैंने साइंस चुना 10th करने के बाद, और उसके बाद फिर मैंने मेडिकल की तैयारी की। मैंने सोचा मैं डॉक्टर बनूंगी, किया भी, एग्जाम्स में बैठी भी, नहीं हुआ। उसके बाद वन फाइन डे आई रियलाइज्ड कि मतलब टोटली ब्लैंक होता है ना इंसान की, मुझे क्या करना है, अभी चारों तरफ अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ब्लैंक जा रही थी। तो मैंने देखा मेरे अंदर एक चीज और थी, हिम्मत बहुत कमाल की थी, कुछ नहीं आता था बट फिर भी ये हिम्मत रखती थी कि आई विल डू इट। और मुझे रास्ते में रेडियो स्टेशन दिखा, मैं सीधे घुस गई अंदर, रेडियो चले गए, पटना रेडियो स्टेशन, और वहां पे मिली, सब मुलाकातें हुई, लोगों को जाना। और मैंने सबसे पहले जो प्रोग्राम दिया था कविता का, मैं लिखती भी हूँ, जब मैं 9th में थी तब से लिखती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इन लोगों ने सुना, बोला सुनाया 5 और बुला लिया डे आफ्टर रिकॉर्डिंग के लिए। और उसके बाद मुझे चेक भी मिला, पहला चेक मिला, 150 का चेक मिला था, मुझे आज भी याद है, और उस चेक से मैंने अपना अकाउंट खोला था। तो वहां से फिर दूरदर्शन भी पास में था, दूरदर्शन भी गई, वहां भी सबसे पहले बड़े बड़े 2 कवियों के साथ जो है पोएम्स का ही प्रोग्राम दिया। फिर मैंने एक नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम आता था, हैरत अंगेज कारनामे दिखाते थे उसमें, जैसे अपने ऊपर से कार निकाल देना, कांच खा जाना, इस तरह की चीजें, वो होस्ट किया मैंने, वो शो होस्ट किया। और उसके बाद वो शो होस्ट करने के बाद फिर मुझे थिएटर के लोग मिले, बोला करोगी, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, तो बोले हम लोग सिखाते हैं, ऐसा रिहर्सल करते हैं 3 महीने फिर करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, फिर तो बहुत ईजी है। मैं जुड़ गई ग्रुप से, थिएटर किया, फिर वहां से लगा कि आई कैन मेक माई करियर, वन फाइन डे आई रियलाइज्ड, और मैं बॉम्बे आ गई। फिर इस तरीके से मैं फिल्मों में आई। तो ये कोई प्लानिंग नहीं थी, और करियर ओरिएंटेड नहीं थे मेरी फैमिली में लोग, और ऐसा कुछ भी नहीं था। ये ईश्वर ने मेरे लिए सोच रखा था कि इसको जो है मुंबई की ट्रेन में बिठाना है, और इसकी मेरी जिंदगी में 16, 17, 18 साल की उम्र के बाद वो एक टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या आज आप कभी ऐसा महसूस करती हैं कि काश मैं डॉक्टर बनती तो अच्छा होता, या मिलिट्री में कामयाब हो जाती तो अच्छा होता? नहीं, आप संतुष्ट हैं अपने इस कैरियर से? बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जिस फील्ड में मैं हूँ, आर्टिस्ट, ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें मैं डॉक्टर का किरदार भी निभाती हूँ, वो शौक भी पूरे हो जाते हैं, पुलिस वाली का भी रोल करती हूँ, वो शौक भी पूरे हो जाते हैं। तो कोई कमी महसूस नहीं होती कि मैं ये होती तो ये होता। बस हाँ, ये जरूर सोचती हूँ कभी कभी कि मेहनत आपको बहुत करना पड़ता है, और आई थिंक वो हर फील्ड में करना पड़ता है। तो कभी कभी घबरा जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर 100 दरवाजे बंद हो जाए तो हमेशा याद रखना चाहिए कोई ना कोई दरवाजा जरूर खुलता है। जी अच्छा, आपने दिव्या जी भोजपुरी सिनेमा भी किया है, हिंदी सिनेमा भी किया है, तो दोनों जो सिनेमा है उसमें आपने क्या फर्क महसूस किया, क्या अंतर है दोनों सिनेमाओं में? सबसे बड़ा अंतर है सब्जेक्ट और मेकिंग। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम एक फिल्म बनाते हैं, तो इसकी बहुत कमी महसूस होती है मुझे। अदरवाइज मैंने फिल्में बहुत सारी भाषाओं में की है, तमिल, तेलुगु और गुजराती, मराठी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, फिर बांग्ला, इंग्लिश और पंजाबी नहीं की है मैंने, बाकी बहुत भाषाओं में फिल्में की। तो मुझे सबसे बड़ी कमी लगी भोजपुरी में कि सब्जेक्ट नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं जो अच्छे सब्जेक्ट पे काम करते हैं, बोलते हैं कि अरे वो फिल्म है ना उसका रीमेक बना देते हैं, अरे वो गाना है ना, अरे उसी का ट्यून बना देते हैं। तो मुझे लगता है इसमें सुधार आए, चेंज आए, क्योंकि आप देखिए जैसे तमिल की फिल्में कितना पसंद करते हैं लोग, तो क्यों नहीं भोजपुरी भाषा की फिल्में लोग पसंद करेंगे। इनफैक्ट भोजपुरी फिल्मों में जो दिखाया जाता है कल्चर, वो कल्चर है ही नहीं हमारा भोजपुरी वर्ल्ड का। हमारा कल्चर है, हम लोग बड़े पर्दे में रहते हैं, वो है ही नहीं कल्चर। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों में चेंजेस आनी चाहिए, सुधार आनी चाहिए। मैंने भी बहुत सारी फिल्में की है, भोजपुरी भी कुछ फिल्में की हैं, बट करने के बाद मुझे लगा कि जैसे हिंदी वाले लोग हैं तो सब भूल गए, जैसे मैंने स्टार्स के साथ काम किए वो भूल गए, उनको लगता है अरे वो तो भोजपुरी वाली, तो ऐसा भी सुनने को मिला तो दुख लगता है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपकी आइडियल एक्ट्रेस और एक्टर कौन से हैं? मतलब जिनको आप पसंद करती हैं, लाइक करती हैं? एक्चुअली मैं सभी एक्ट्रेसेस को बहुत पसंद करती हूँ। किसी में कुछ अच्छा लगता है, किसी में कुछ। मीना जी, मधुबाला, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, सारी जो ये एक्ट्रेसेस हैं मैं सबको पसंद करती हूँ बहुत। और एक्टर्स में ऑफ कोर्स सलमान खान, संजीव कुमार, ऋतिक रोशन, ये एक्टर्स मुझे अच्छा लगता है। अमिताभ बच्चन, ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं। दिव्या जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि फुर्सत जब आपको मिलती है तब आप क्या करती हैं और आपकी हॉबीज क्या हैं? ओके, एक एक्टर की जिंदगी में किसी बड़े एक्टर ने मुझे कहा है कि कभी भी उसको जो है, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कभी भी संडे नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास काम होता है तो हम 24 घंटे भी शूट करते हैं कभी कभी, लेकिन जब काम नहीं होता है तो हर दिन संडे ही होता है। घर में बैठते हैं, कोई मीटिंग हुई तो मीटिंग करते हैं, या फिर मैं अपने वर्कआउट पे काफी ध्यान देती हूँ, जिम जाती हूँ, या फिर मैं उसके बाद घर में रहना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि आजकल ट्रैफिक इतनी ज्यादा होती है कि सोचना पड़ता है 100 बार बाहर निकलने से। और लिखती रहती हूँ, लिखने का शौक है। टीवी देखती हूँ, वेरी गुड एंटरटेनमेंट, तो अच्छा टाइम पास होता है। आपकी फेवरेट फिल्में कौन सी हैं? बहुत सारी, मुझे तो सारी फिल्में बहुत अच्छी लगती है, बट कुछ फिल्में बताऊंगी। अर्थ, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल की, और रेखा जी की उमराव जान, नो डाउट बहुत अच्छी फिल्म है। गाइड बहुत अच्छी फिल्म है, और बहुत सारी फिल्में हैं। मुझे बैठ के एक दिन सब लिस्ट बनाना होगा कि मैं कौन सी फिल्मों को कहूँ कि ये अच्छी है। अच्छा, क्या आप रोती भी हैं और कब और क्यों, अगर रोती हैं? बहुत रोती हूँ मैं तो, बहुत ज्यादा रोती हूँ। किन बातों पर रोना आता है? देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव सोच वाले लोगों से ही मिलूं, नेगेटिविटी की तरफ ना जाऊं। लेकिन 100 नेगेटिव लोग मिलते हैं तो एक पॉजिटिव मिलते हैं, तो कभी कभी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आ जाती है खुद के अंदर, इतना पॉजिटिव होने के बावजूद भी, कि इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है कभी कभी कि मुझे लगता है कि अभी रोना चाहिए। और मैं खूब रोती हूँ, अकेले में रोती हूँ, खूब रोती हूँ। और मिरर में देखती भी हूँ कि कहीं शक्ल तो नहीं खराब हो गई, सूझ तो नहीं कि मीटिंग करने जाना है, रो रही हूँ तो कैसी लग रही हूँ, ये भी करती हूँ। तो मिरर में आप क्या देखती हैं? मतलब खुद को देखती हूँ कि अच्छा तो मैं रो रही हूँ। तब्दीली पाती हूँ उसमें? तब्दीली नहीं पाती हूँ, फिर सोचती हूँ अरे यार मैं ऐसे ही अगर एक्टिंग में रहूंगी, जैसे अभी तकलीफ हो रही है और रो रही हूँ, तो ये अच्छा लगेगा, ऐसा सोचती हूँ। दिव्या जी, आज झूठ जो है हमारी जिंदगी में शामिल हो चुका है, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप झूठ बोलती हैं, और बोलती हो तो कब और क्यों? ऐसी बात नहीं है कि मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोले हैं, लेकिन फिलहाल जो है मैं बड़ी ही सच्चाई के मार्ग पे चल रही हूँ, एकदम ईमानदारी से। जब मुझे ज्ञान हुआ, जब से मुझे ज्ञान हुआ, बोध हुआ कि हम लोग किस चीज के पीछे भागते हैं, सच्चाई तो कुछ और है। और मैं ईश्वर से बहुत जुड़ी हूँ, परमात्मा से बहुत जुड़ी हूँ, जिसको हम सबने देखा नहीं है बट महसूस करते हैं, बहुत ही आध्यात्मिक हूँ। तो जब मुझे ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ तो मैंने एक चीज तय किया कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगी, कभी गलत काम नहीं करूंगी, और वो काम बिल्कुल नहीं करूंगी जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और ना कभी किसी के साथ गलत करूंगी। हो रहा हो तो होने भी नहीं दूंगी, देख भी नहीं सकती। तो तकलीफ तो बहुत होती है, सच्चाई के रास्ते पे चलने पे मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन अच्छा लगता है, जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, जो सुकून है, वो मिलता है। अच्छा, आप किस तरह के सपने देखती हैं? सपने दो तरह के देखती हूँ। एक तो कभी कभी बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ तो बड़े डरावने सपने आते हैं, बट फ्यूचर के सपने, अपनी जिंदगी के सपने जो देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि मैं बड़ी ही सुकून भरी जिंदगी है, एक सिंपल अच्छी जिंदगी है। और ये हमेशा बोलती हूँ ये लाइन की, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, ये सोच है मेरी। और ये है, फ्यूचर में सोच रखा है कि मैं उस लायक बनूं, अभी भी करती हूँ कि मैं जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करूं, मुझे उससे बहुत खुशी मिलेगी, मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। और ये सोच आज से नहीं है, फिल्म में आने के बाद से नहीं है। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, पढ़ती थी, जब से लिखना स्टार्ट किया, ये भी इनबिल्ट था कि मैं एक दिन लोगों के लिए कुछ करूंगी, ये बात भी मेरे अंदर थी। तो मुझे लगता है कि अब मैं इसके बहुत करीब हूँ और वो वक्त आने वाला है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ। दिव्या जी, अगर आपने दूसरा जन्म लिया तो आप क्या बनना चाहेंगी? मुझे तो ऐसा लगता है, एक्ट्रेस ही बनना चाहेंगी या कुछ और बनना चाहेंगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा जो है जन्म दूसरा होगा नहीं लेकिन अगर हो गया तो मैं बार बार एक्टर बनना चाहूंगी, और एक्टर से भी ज्यादा
एक ऐसा इंसान बनना चाहूंगी हर बार। एक्टर तो छोड़ दीजिए, ये एक जिंदगी का जो है हमने हिस्सा बनाया हुआ है, बट इससे भी ज्यादा जो मेरी सोच है, मैं वो ये चाहूंगी कि मैं एक ऐसे इंसान के रूप में आऊं कि मैं इस ब्रह्मांड के लिए, इस धरती के लिए, इस प्लैनेट के लिए, लोगों के लिए, भगवान की इस सुंदर क्रिएटिविटी में मेरा कुछ योगदान हो और मैं कुछ अच्छा करके जाऊं, ये करना चाहूंगी। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था कि आप कविताएं भी लिखती हैं जी, तो हमारे दर्शकों को भी कुछ सुनाएं आप। जरूर सुनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कौन सी वाली सुनाऊं। एक तो जिंदगी की सबसे पहली कविता थी मेरी, जो मुझे पता नहीं था उस वक्त, सबसे पहली कविता सुनाती हूँ। दोस्ती। जी जी। दोस्ती हुई तो मैं ये समझी, दोस्त क्या चीज है, जिगर से भी प्यारा उस नायक की तस्वीर है। जिसे मिली कोई महबूबा और उसे उसका महबूब, दुनिया वाले जान गए वाह हुआ क्या खूब। वे सोचे ना समझे, करने लगे शोर, मुझे लगा जैसे मैं हूँ कोई चोर। मैंने मन को लाख मनाया, मन ये मेरा समझ न पाया, चाह कर भी दुनिया को कुछ न समझा पाया। मंजिल पर चलती ही गई, दुनिया को इसकी खबर कहाँ, मुझे इन वादियों से क्या लेना, मुझे तो है सिर्फ मंजिल पाना। यही सोचकर बढ़ती गई, रास्ते में हलचल नहीं है, दोस्ती हुई तो मैं ये समझी, दोस्त क्या चीज है। इसका लास्ट पैराग्राफ है, जीवन में मुझे वो राह मिली जिसका मुझे इंतजार था, लेकिन उसमें कांटे थे, यही तो मेरा दुर्भाग्य था। फिर भी दोस्त तो दोस्त ही था, इसमें कोई शक नहीं है, जिगर से भी प्यारा उस नायक की तस्वीर है। 2 लाइन में भूल रही हूँ, इसकी लास्ट भी मुझे इस वक्त याद नहीं है। तो ये कविता लिख के मैं बहुत शर्माई हूँ कि अरे लोग पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे। पहली कविता थी बड़ी, और गांव का माहौल कैसा होगा, मम्मी देख लेगी तो क्या कहेगी, पापा देख लेंगे तो क्या कहेंगे। ये लिखा मैंने 9th में, लेकिन जब मैं ISC 10+2 कर लिया, उसके बाद मैंने किसी को दिखाया, कोई लेखक संपादक मिले किसी मैगजीन के, तो उन्होंने कहा ये तो कविता है, तुम लिख सकती हो। जागो बहन एक पत्रिका, पता नहीं अभी निकलती है कि नहीं, पटना से निकलती थी। स्टूडेंट थी मैं उस वक्त, पढ़ती थी, मेडिकल की तैयारी कर रही थी। तो मैंने जागो बहन में, उन्होंने कहा तुम जागो बहन के लिए कुछ लिख सकती हो, क्योंकि ये नारी से संबंधित जो है पत्रिकाएं निकालती है, तो मैंने उनके लिए कोशिश करूंगी। तो वो छपी भी मेरी फोटो के साथ, उसकी 2 लाइन सुनाऊंगी। टाइटल था नारी शक्ति। नारी तेरी शक्ति जहां में नर से भी महान, मैं आई नारीत्व का करने नया विहान। नारी ही तो इस दुनिया में नर की शक्ति है होती, फिर क्यों नारी हरदम नर से त्रास भय है खाती। तो ये बड़ी कविता है, लंबी है, वो लिखी। और उसके बाद से मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, क्योंकि मुझे एक वो हौसला मिल गया कि मैं कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ। तो फिर मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी। अच्छा दिव्या जी, आप खुद शायरी करती हैं। आज हमारे बॉलीवुड में जिस तरह के गाने बन रहे हैं या जो गाने लिखे जा रहे हैं, आप उनको लेकर कैसा महसूस करती हैं? मैं सच कहूँ, मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं जिस तरह के गाने सुनती हूँ आज भी, 70s, 80s, 60s, इनफैक्ट सुरैया जी के गाने भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। मेलोडी पसंद करती हैं? बहुत ज्यादा, और वैसे गाने पसंद करती हूँ जो बहुत मीनिंगफुल हो और म्यूजिक बहुत ज्यादा ना हो, जो कान में एकदम वो लगे, स्वीट हो, सुरीला हो, वो उस तरह के गाने पसंद करती हूँ। जैसे 2 गाने मेरी फिल्म में, गार्जियंस में भी इस तरह के हैं। इसमें गाने हमने आज की आधुनिकता और 60s 70s के टाइम दोनों को मिला के बनाया है, ताकि यंग लोग भी पसंद कर सके, आज का जनरेशन है वो भी पसंद कर सके, और जो हम ओल्ड लोग जो हैं वो भी पसंद कर सके। तो इस तरह के गाने हैं। जैसे एक बड़ा प्यारा गाना है इसमें कि प्यार बन के आप मेरी जिंदगी में आ गए, ये है, बहुत ही प्यारा गाना है। और एक और है, बहुत प्यारा गाना है, आप सुनेंगे तो पता चलेगा। तो जो आजकल के गाने बन रहे हैं, आई थिंक लोग पसंद कर रहे हैं, लोग बना रहे हैं। दिव्या जी, हमारे दर्शकों को आप कुछ पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम क्या देना चाहूंगी, बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग खुद, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा हमारे समाज को सुधारने के लिए। आप लोगों को खुद अपने आप को सुधारना है, अपने बच्चों में क्या कहते हैं वो संस्कार देने हैं कि बड़े होके वो संस्कारी बने, उनकी सोच बहुत अच्छी हो, मानसिकता जो है वो बहुत अच्छी हो, वो 10 को और सुधारें। तो इस तरीके से हम आपस में जो है लोगों को सुधार सकते हैं। और यदि आपके पास बहुत पैसा है,
बहुत अमीर हैं तो सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, जो बेचारे गरीब हैं उनके बारे में भी सोचें, समाज के बारे में सोचें, एजुकेशन के बारे में सोचें। तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगी। और समय निकाल के मेरी कुछ जो सीरियल फिल्म्स आते हैं उसे भी देख लिया करें और मुझे भी सराहें। जीवत जी, टॉप बॉलीवुड न्यूज़ के लिए आपने अपना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी कि आप इतनी दूर आए।